हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए भारत की राज्य व्यवस्था से चैप्टर नंबर 66 यानी कि आज आपका 66वां चैप्टर है। और यहां पर आज हम जो है लोक सेवाएं यानी पब्लिक सर्विसेज जो होती हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर मैं जो है बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज लाने वाला हूँ जो कि विविध एग्जाम से रिलेटेड, विभिन्न सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट सीरीज होगी। तो आप लोग रूरल एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए बात कर लेते हैं आपकी लोक सेवाओं की। जैसा कि आप यहाँ नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, लोक सेवाएं। लोक सेवाओं का मतलब हो गया कि यानी हम लोगों के लिए, यानी जनता के लिए सेवाएं। ठीक है, यानी जो सरकारी सेवाएं होती हैं उनका वर्गीकरण किया गया है, किस तरह से वो होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने जो सेवाएं हैं हमारी, तो हमने उन लोक सेवाओं को 3 श्रेणियों में डिवाइड कर लिया है। भारत में 3 श्रेणी की लोक सेवाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कौन कौन सी हैं? अखिल भारतीय सेवाएं हैं, केंद्रीय सेवाएं हैं और राज्य सेवाएं हैं। ठीक है, ये लोक सेवाओं में असैन्य अथवा सरकारी आती हैं, यानी कि सैन्य सेवाएं नहीं आती हैं बल्कि सरकारी सेवाएं जो होती हैं, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी जो होते हैं वो रखे गए हैं इसमें। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अखिल भारतीय सेवाएं की। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं जो सिविल सर्विस जो होता है, यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम जो आप देखते हैं जिसके जरिए IAS IPS के लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो अखिल भारतीय सेवाओं में आते हैं। ठीक है, और अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब ये होता है कि भाई ये कर्मचारी जो होंगे वो राज्यों में और केंद्र सरकारों के समान यानी दोनों जगह काम करते हैं। ठीक है, यानी कि इन सेवाओं के सदस्य जो होती हैं वो राज्य और केंद्र इनके अधीन सीट्स पदों पर ही महत्वपूर्ण जो पदों पर होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर राज्यों में भी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और केंद्र में भी अपनी बारी बारी से सेवाएं प्रदान करते हैं। ये 3 तरह की होती हैं, यानी IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS इंडियन यानी कि जो है भारतीय पुलिस सेवा, और IFS यानी कि जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी भारतीय वन सेवा। 3 तरह की होती हैं। इनमें 2 तरह की जो सेवाएं हैं, जैसे 1947 में भारतीय सिविल सेवा को ICS को यहाँ पर IAS कर दिया गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दिया गया। इंडियन पुलिस को, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस कर दिया गया। ठीक है, और वहीं हमने 1966 में 1966 में हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ उसमें हमने तीसरी सेवा के रूप में भारतीय वन सेवा को यहाँ पर तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थान दिया। तो ऐसे करके वर्तमान में आपकी जो है 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS IPS और IFS। ठीक है, ये चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम एक बना 1951 में, जिसके जरिए क्या है, केंद्र जो है राज्य सरकारों से परामर्श करके जो अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की भर्ती, सेवा शर्तों के लिए नियम इनके बनाने के लिए प्राधिकृत करता है। यानी कि इन राज्यों के परामर्श से किस तरह से हमें सिविल सेवक चाहिए, कौन कौन सी योग्यताधारी होने चाहिए, ठीक है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उनमें, तो इनसे परामर्श करने के बाद संसद जो है इनके लिए नियम वगैरह बनाती है। ये बात ये अधिनियम कह रहा है। कौन सा अधिनियम? अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951। ठीक है, देखिए, इन जो सेवाएं हैं यानी कि जो आपकी सिविल सेवाएं हैं, इनके प्रशिक्षण का कार्य कौन करवाता है? वो करवाता है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार करवाती है। लेकिन ये कार्य करने के लिए इन्हें विभिन्न जो राज्य अलॉट किए जाते हैं, यानी राज्यों के कैडर अलॉट किए जाते हैं। आपने देखा होगा गुजरात कैडर के, राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इनकी जो है रैंक के अकॉर्डिंग, इनका जो मतलब वरीयता क्रम के अकॉर्डिंग या फिर इनकी जो कैटेगरी वाइज जो बनती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इन्हें जो है कैडर अलॉट किया जाता है। आपने देखा होगा जिनकी रैंक बहुत अच्छी खासी होती है, जिन्होंने मतलब बहुत अच्छे खासे अंक प्राप्त किए होते हैं, बहुत अच्छी अंक प्राप्त की होती है, रैंक प्राप्त की होती है, उन्हें जो है उनके होम कैडर में या फिर उनके जो उनका नियर बाई स्टेट है उसके आसपास के स्टेट में किसी स्टेट में रख दिया जाता है। ठीक है, और वहीं जो है यानी सभी को अपना अपना कैडर दे दिया जाता है कि वो जो कैंडिडेट है यहाँ इस कैडर में रहेगा, वो इस कैडर में रहेगा। आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद फॉर्म भरवाया जाएगा कि आप वरीयता में, प्रथम वरीयता में कौन सा स्टेट लेना चाहेंगे। ठीक है, तो फिर बाद में फिर वो अपनी अपनी वो देखते हैं कंडीशंस कि भाई ये अभ्यर्थी डिजर्व करता है या नहीं करता है, या हमारे पास जगह खाली है या नहीं इस स्टेट में, तो फिर बाद में ऐसे करके रखा जाता है। ठीक है, तो कैडर में यही होता है कि भाई आपको पर्टिकुलर राज्य पर पकड़ा दिया जाता है। अब ऐसे में यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आपको राज्य यानी कि आपको मान लीजिए किसी व्यक्ति को गुजरात कैडर दे दिया गया, तो क्या जब अखिल भारतीय सेवा नाम है, हमने ये भी पढ़ा है कि भाई ये केंद्र और राज्य दोनों जगह अपनी सेवाएं देते हैं। ठीक है, अब किसी व्यक्ति को गुजरात कैडर अलॉट कर दिया गया है, अब क्या वो केंद्र में अपनी सेवा दे सकता है? जी बिल्कुल दे सकता है। केंद्र सरकार जब चाहे तो उस व्यक्ति को अपने केंद्र में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सचिवालय में बुला सकती है वहाँ पर, और वहाँ कुछ दिनों के लिए या फिर जो कुछ महत्वपूर्ण पदों पर उसे आसीन रख सकती है और पुनः उसी स्टेट में दोबारा भी भेज सकती है। ठीक है, चूंकि केंद्र के यहाँ तो कोई कैडर का अलॉटमेंट है नहीं, कैडर कोई है नहीं, तो वो कुछ दिनों के लिए बुलाता है टेम्परेरी बेस पर।
ठीक है, और बाद बाकी समय के लिए अपने अपने राज्य में भेज देता है। या फिर ये भी हो सकता है भाई केंद्र परमानेंट के लिए किसी जो है विभाग का अध्यक्ष बनाने के लिए, किसी विभाग का सचिव बनाने के लिए बुला ले, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इनके कैडर जो होते हैं वो राज्यों के अधीन होते हैं, ठीक है। उसमें केंद्र का कोई वो नहीं होता है, केंद्र का कोई रोल नहीं होता है कि भाई केंद्र के अधीन कोई कैडर आ गया, केंद्र के अधीन कोई कैडर नहीं होता, राज्यों के कैडर होते हैं, ठीक है। कैडर का अभिप्राय यहाँ पर अलग अलग नहीं है। कैडर का मतलब आप एक तरह से मान लीजिए राज्य, ठीक है, यानी पर्टिकुलर राज्य आपको असाइन कर दिया गया, उसी राज्य के डोमेन में रहकर आपको वही राज्य में वहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी आपको, ठीक है। राज्य में जितने भी जिले हैं उन्हीं जिलों में आप बदल बदल के आते रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है मान लीजिए कि राजस्थान कैडर का कोई अधिकारी है, उसे एमपी में ट्रांसफर कर दिया गया। कैडर इतनी आसानी से चेंज नहीं होता है, कैडर चेंज करने की प्रक्रिया बहुत ही टफ है, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि कैडर इतनी आसानी से चेंज नहीं होता है, क्योंकि कैडर का मामला होता है पूरे राज्य से जुड़ा होता है, इसलिए आसानी से चेंज होने का प्रावधान यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आप एक महत्वपूर्ण चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी कि इन सेवाओं के सदस्यों की जो भर्ती हो और प्रशिक्षण कौन करवाता है, वो करवाता है आपका केंद्र सरकार, लेकिन ये कार्य करने हेतु विभिन्न राज्यों में भेज दिए जाते हैं और विभिन्न राज्य ने कैडर से संबंधित होंगे, ठीक है। यानी विभिन्न राज्य होंगे वो कैडर से संबंधित होंगे और केंद्र का इस संबंध में कोई कैडर नहीं होगा। यानी केंद्र जब चाहेगा तो इन्हें बुला सकता है और ये कुछ दिन काम करने के बाद फिर से उन्हें भेज सकता है, ये यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। देखिए इनकी जो वेतन वगैरह होती है, पेंशन वगैरह होती है, ये ध्यान लीजिए, इनको वेतन और पेंशन जो होता है संबंधित राज्यों के द्वारा, यानी जिस कैडर में ये नियुक्त किए गए हैं उस कैडर की सरकार देती है। मान लीजिए राजस्थान कैडर का है, यूपी कैडर का है, तो यूपी गवर्नमेंट इनका खर्चा उठाएगी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये निकला के आया है यहाँ पर कि यहाँ पर अंतिम नियंत्रण जो होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा, तत्कालिक नियंत्रण जो होता है राज्य सरकार के द्वारा होता है। देखिए व्यवहार में यहाँ पर अगर देखा जाए काफ़ी बार मांग भी उठती रही है आईएएस एसोसिएशन की हो, आईपीएस एसोसिएशन की हो कि भाई केंद्र सरकार के अधीन में रखी जाए, लेकिन कहा जाए कि भाई राज्य ही यहाँ पर सर्वोपरि होते हैं इनके लिए, ठीक है। यानी राज्य के मुख्यमंत्री जब चाहते हैं तो इन्हें अपनी चुटकियों पर नचाते हैं, उंगलियों पर नचाते हैं, ये बात आप वर्तमान में देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब अंतिम नियंत्रण तो केंद्र का है, लेकिन वर्तमान में जो तत्कालिक होता है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन देने का, गाइडेंस देने का, इन्हें इन पर कंट्रोल करने का, ठीक है, डांट फटकार लगाने का, सीधे शब्दों में कहूँ तो वो सब राज्य का होता है, राज्य के मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी नोट कर लिया होगा आपने। देखिए मैंने आज पॉइंट आपको नोट नहीं करवाए, आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट डाल लेना, ठीक है। मैंने पॉइंट ध्यान नहीं दिया पॉइंटों पर, अगले वाले उसमें पॉइंट डालवा दूंगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही होगी, अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी, ठीक है, वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। देखिए अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए राज्य जो अनुशंसा करता है, कार्यवाही नहीं करता है, राज्य अनुशंसा करता है, ठीक है। और उसके आधार पर, उसके बिहाफ पर देख कर, जांच कर रखा कि हाँ भाई क्या ये संबंधित व्यक्ति इस मामले में दोषी करार है, तब वो कार्रवाई होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके भारत की संविधान में जो अखिल भारतीय सेवाओं के जो समर्थक थे वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये प्रबल समर्थक थे और इन्हें अखिल भारतीय सेवाओं का जनक भी हमारे भारत में कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख लेना कि संवैधानिक सभा में नोट करके अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमुख समर्थक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इन्हें हम जो है अखिल भारतीय सेवाओं का जनक भी कहा जाता है। देखिए आपने अखिल भारतीय सेवाएं पहली हेडिंग आपने देख ली। अब सेकंड सेवाएं आपकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवाएं यानी केंद्रीय सेवाएं हैं, ठीक है। देखिए केंद्रीय सेवाओं में के सदस्य जो है केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में कार्य करते हैं, ठीक है, यानी केंद्र सरकार के विभिन्न जो विभाग हैं वहीं पर कार्य करते हैं और इनमें 4 तरह की सेवाएं होती हैं, यानी कि पहली प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, अधीनस्थ और निम्न श्रेणी के वर्गीकृत। तो यहाँ पर बाद में क्या कर दिया गया, 1947 के बाद ये हुआ कि यहाँ पर जो स्वतंत्रता के उपरांत यहाँ पे अधीनस्थ और निम्न श्रेणियों का नामकरण थर्ड और चतुर्थ कर दिया गया और 1976 के बाद केंद्रीय सेवाओं को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, यानी कि ऐसे काखा का समूह में वर्गीकृत कर दिया गया है, ऐसे करके इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। तो यहाँ पर आप लिख लेना, इसमें ज़्यादा पॉइंट मत लिखना, पहला पॉइंट तो आपने नोट कर लिया होगा, इसी में सब पॉइंट लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, कि सन 1974 में केंद्रीय सेवाओं को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से समूह का खा गा इसमें वर्गीकृत कर दिया गया है, ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। इसी में सब पॉइंट अगला कि वर्तमान में समूह का की जो सेवाएं हैं वो 62 हैं और समूह खा की जो है 25 केंद्रीय सेवाएं हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में आएंगे वो अधिकारी लेवल के लोग आएंगे, ठीक है। तृतीय श्रेणी यानी गा समूह जो आएगा उसमें लिपिकीय लेवल के लोग आएंगे, यानी जो कनिष्ठ लिपिक होते हैं, यानी कि जो लिपिकी कार्य करते हैं ऑफिस वगैरह में, बाबू वगैरह हम जिन्हें बोलते हैं वो आएंगे। और घा में जो आएंगे जो चपरासी लोग बोले जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो मतलब कहते नहीं चपरासी टाइप जो लोग होते हैं वो यानी सेवा करने वाले कर्मी जो हैं वो समूह घा में रखे जाएंगे। का और खा में जो समूह रखे जाएंगे अधिकारी रखे जाएंगे, यानी जो ऊपर के अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी इनके नीचे, ठीक है, ऐसे करके कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ सर कुछ सेवाएं बताई हैं केंद्रीय सेवाएं जिनमें ये रखे जाते हैं, जैसे तो ये नाम लिखना नहीं है कि नज़र डाल लीजिए, ठीक है। इनके लिए भर्तियाँ होती हैं, कुछ नाम दिए गए हैं जैसे रेल कार्मिक सेवा, विदेश संचार सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, ये नाम दिए गए हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर आगे अगला पॉइंट नोट कर लेना है। इसमें पहला पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट आएगा आपका। अब आपका देखिए यहाँ पर जो समूह का की सेवाएं होती हैं, यानी अधिकांश समूह का की जो केंद्रीय जो है, ये केंद्रीय की भांति समूह खा की भी सेवाएं होती हैं, यानी अधिकांश सेवाएं का की ही भांति केंद्र, यानी कि ज़्यादा अंतर नहीं होता है का और खा में, ठीक है। यानी का वाले के अधीन आ जाती हैं, ठीक है। और गा की सेवाएं यहाँ लिखा है साफ साफ लिपकी होती हैं, लिपकी कर्मचारी होते हैं। घा की सेवा में श्रमिक कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मी वगैरह हुआ, चपरासी हुआ, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए कि का और खा की जो सेवाएं होती हैं ये राजपत्रित होती हैं, यानी इनका जो नाम होता है भारत के राजपत्र में इनके बारे में सब कुछ निकलता है। यानी राजपत्र में इनका पूरा श्रेणी के सदस्यों की नाम, नियुक्ति, स्थानांतरण का तरीका, पदोन्नति, ये सब चीज़ें जो होती हैं इसमें प्रकाशित होती हैं। और वहीं गा और घा के बारे में ऐसा कुछ प्रकाशित नहीं होता है, भारत के राजपत्र में ऐसा कुछ प्रकाशित नहीं होता है, ठीक है। तो ये राजपत्रित अधिकारी बोले जाते हैं, और घा वाले गैर राजपत्रित बोले जाते हैं। तो आप लिख लेना, इस प्रकार समूह के का और खा के राजपत्रित अधिकारी होते हैं और गा और घा के गैर राजपत्रित अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि आपकी केंद्रीय सेवाओं में सबसे ऊंची सेवा जो है वो भारतीय विदेश सेवा है, ठीक है। उपरोक्त सभी सेवाओं में प्रतिष्ठा, दर्जा और वेतन भत्तों के मामले में आपकी जो भारतीय विदेश सेवा है ये उच्चतम केंद्रीय सेवा है वर्तमान में, ठीक है। अब चलिए आ जाती हैं राज्य सेवाएं, यानी राज्यों की सेवाओं को देख लेते हैं, ठीक है। राज्यों में कौन कौन सी सेवाएं होती हैं? देखिए राज्यों में आपको पता होगा कि राज्यों में IAS यानी कि आपके अखिल भारतीय सेवाओं के जो सेवक है वो ही तैनात किए जाते हैं। अब उनके अधीनस्थ भी कुछ कर्मचारी लगाए जाते हैं, तो उन अधीनस्थ कर्मचारियों का चयन जो होता है वो राज्य सेवा आयोग के द्वारा होता है, ठीक है। जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी कि जो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लेना है, इसमें पहला थर्ड पॉइंट है आपका राज्य लोक सेवाएं, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें लिख लेना आप कि राज्य सेवाओं के सदस्य केवल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं, ठीक है। तो आप इसी में नोट कर लेना। हालांकि ये जो है अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के निम्न पदों पर आसीन होती हैं, यानी इनके नीचे अधीनस्थ के रूप में कार्य करते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के जो कर्मचारी होते हैं उसके नीचे कार्य करते हैं ये अधीनस्थ के रूप में। जैसे अपने यानी कि अपने जो राज्यों में अभी जो राज्य लोक सेवा आयोग वगैरह होता है वो आपने देखा होगा, ठीक है। तो SDM वगैरह की नियुक्ति वो करवाता है, SDM वगैरह का जो करवाता है, ठीक है। तो ये पुलिस सेवा, वन सेवा, ऐसे करके तमाम ये सेवाएं हैं जो राज्य के अधीन आती हैं, राज्य लोक सेवा आयोग ने कंडक्ट करवाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए आपने देखा यहाँ पर एक बात और है, प्रत्येक सेवा के नाम के आगे उस राज्य का नाम लिखा होता है। राज्य सेवा में यही खास बात होती है, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, ऐसे करके हर राज्य के आगे उसका नाम लिखा होता है। जैसे आंध्र प्रदेश पुलिस सेवा, आंध्र प्रदेश वन सेवा, ठीक है। इससे इंगित हो जाता है कि भाई पर्टिकुलर जो व्यक्ति है वो राज्य लोक सेवा से बिलोंग करता है, ठीक है, और फलाने राज्य से बिलोंग करता है। तो ऐसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, आप ये बातें सब जानते हैं, ठीक है। इन्हें भी जो कैटेगराइज किया गया है 4 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। कैसे कैसे किया गया है कि इन्हें 4 श्रेणियों में, प्रथम श्रेणी ग्रुप A1 या ग्रुप A, द्वितीय श्रेणी ग्रुप 2 या ग्रुप B, तृतीय श्रेणी ग्रुप C या ग्रुप D, ऐसे करके इन्होंने कैटेगराइज कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। और वही यहाँ पर भी प्रोसीजर है कि ये यहाँ पर जो है राजपत्रित श्रेणी के अधिकारी कौन कौन से होते हैं, समूह A और समूह B के अधिकारी जो होते हैं और राजपत्रित श्रेणी के सदस्य होते हैं, ठीक है। वहीं इनकी नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, इनके सेवानिवृत्त का विवरण होता है वो राजपत्र जो प्रकाशित होता है, जिसमें सरकार की योजनाएं वगैरह प्रकाशित की जाती हैं अखबारों में, उसमें प्रकाशित होती है, ठीक है। राजपत्र में मतलब ये होता है कि भाई हर चीज़ बढ़ित कर दी जाती है, हमारे राज्य में ये चीज़ें हम करेंगे, ये योजनाओं का खाका होगा, ठीक है, तो वो राजपत्र होता है, ठीक है। जबकि अराजपत्र जो कर्मचारी होंगे यानी C और D वाले, इनको बढ़ित नहीं किया जाता है राजपत्र में। दूसरी बात ये होता है राजपत्र में बढ़ित कर्मचारियों को तय वेतन भत्ते, मानक सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है, जबकि गैर राजपत्रितों को इतना कुछ लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो बता दी हैं यहाँ पर। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के क्या आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है, क्योंकि आप सभी को बताया कि राज्य जो सिविल सेवाएं हैं या राज्य की जो भी सेवाएं, पुलिस सेवा हो या वन सेवा हो, इनमें पदोन्नति तो होती है। तो यहाँ पर एक प्रावधान ये रखा गया है कि जो आपकी इंडियन सिविल सर्विस है यानी अखिल भारतीय सेवाएं हैं आपकी, ठीक है, इनमें 33% कर्मचारी जो होंगे वो राज्य कैडर के कर्मचारी जाएंगे, यानी राज्य सेवाओं से जाएंगे 33% कर्मचारी, यहाँ साफ साफ प्रावधान बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लेना कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, IPS यानी और IFS कैडर के 33% यानी 1/3 पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। पदोन्नति का मतलब क्या होगा कि 1/3 पद हैं,
इन पर किसी के लिए किसी प्रकार का एग्जाम नहीं करवाया जाएगा, बल्कि जो आपके राज्य स्तर के जो अधिकारी हैं, राज्य स्तर के जो राज्य की लोक सेवाओं के जरिए चुने गए अधिकारी हैं, उनका पदोन्नति करके वो उन्हें यहाँ पर पहुँचाया जाएगा। यानी कि आप जो एग्जाम फाइट करते हैं वो मात्र 2/3 सीटों के लिए एग्जाम फाइट करते हैं, बाद बाकी 1/3 सीटें जो है वो पदोन्नति के जरिए यूपीएससी की भरी जाती हैं। ठीक है, वो हाल की प्रक्रिया नहीं है, बाद की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो आप ये इतना समझ लीजिए। तो 1/3 सीटें जो होती हैं रिजर्व होती हैं। तो ये पद जो होते हैं ये राज्य सरकार सेवाओं के पदाधिकारियों द्वारा चयन समिति की अनुशंसाओं द्वारा भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, ये नोट में यही था आपका, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो ये आपने 3 तरह की सेवाएं थी, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं, तीनों का अंतर देख लिया आपने। ठीक है, अब देखते हैं संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध क्या क्या है। देखिए, संवैधानिक उपबंध में सबसे पहला उपबंध यही है, भर्ती और सेवा शर्तें। देखिए, आपका अनुच्छेद 309 जो है वो संसद और राज्य विधायिकाओं को क्रमशः केंद्र और राज्य सरकार के अधीन जो लोक सेवाएं इनके अंतर्गत किसी पद पर नियुक्त करने के लिए, व्यक्ति की भर्ती, सेवा शर्तों के बनाने के लिए, नियमन करने के लिए, ठीक है, ये शक्तियां प्रदान करता है। ठीक है, ये पूरा पॉइंट आप लिख लेना। ठीक है, यानी कि इनका कैसे इन्हें भर्ती की जाएगी, कैसा इनका जो है किस तरह की इनकी सेवा शर्तें चाहिए हमें। ठीक है, यानी 7 साल वेतन भत्ते, समयबद्ध वेतन वृद्धि, अवकाश, पदोन्नति, सब कुछ इसमें वर्णित होता है आर्टिकल 309 के तहत। ठीक है, ये देखिए एक लाइन में आपने देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, यानी इनकी नियुक्ति कैसी होगी, इसी में ही है नियुक्ति, चयन प्रक्रिया, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति। ठीक है, तो ये सब आर्टिकल 309 के तहत अधिकार दिए गए हैं केंद्र और राज्य दोनों को। ठीक है, ये आप इसी में सब पॉइंट करके लिख लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं कार्यकाल। देखिए, कार्यकाल की बात की जाए, थोड़ा सा यहाँ पर आपको कॉन्फ्लिक्ट मालूम पड़ेगा, क्योंकि कार्यकाल में एक और तो यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई जो 310 के अनुसार कहा गया है कि रक्षा सेवाओं, केंद्र की सिविल सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं, इनके सदस्य अथवा सैन्य नागरिक पदों पर आसीन व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। यानी इनके लिए कोई निर्धारित तय सीमा नहीं है कि 60 साल, 62 साल, 65 साल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बताया गया है। ठीक है, और इसी प्रकार अगर राज्य लोक सेवाओं की बात करें तो वहाँ पर भी जो राज्य लोक सेवाओं के चयनित कर्मचारी होंगे, वहाँ के बारे में भी यही प्रावधान है कि राज्य के अधीन सिविल पदों पर आसीन व्यक्ति जो राज्य का राज्यपाल है, इसके अधीन प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। यानी कि यहाँ पर कहीं भी व्यवस्था ये नहीं बताई गई है कि एज कितनी होगी, 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा, 62 के बाद हो जाएगा, या 65 के बाद हो जाएगा, या 70 के बाद होगा, कुछ भी नहीं बताया गया है। यानी जब अगर चाहेगा राज्य यानी केंद्र चाहेगा तो केंद्र कर सकता है, और राज्य चाहेगा तो राज्य कर सकता है। यहाँ पर ये प्रावधान आर्टिकल 310 कहता है। ठीक है, यानी 310 के तहत यही प्रावधान कहा गया है। लेकिन अगला ही आर्टिकल यहाँ पर यह भी बना हुआ है 311 के तहत, जिसके तहत इन्हें सुरक्षा दी गई है। अब देखिए, यही चीज़ें मुझे बहुत विडंबनापूर्ण लगती हैं। यानी आप एक एक बात को 2-2 बार दोहरा रहे हो संविधान में, बेकार में आप लाइनें भर रहे हो, उसका कोई मतलब निकल के नहीं आता। एक और तो कह रहे हो भाई प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे, दूसरी ओर कह रहे हो कि हम कार्यकाल की सुरक्षा भी देंगे। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में मजाक की बात लगती है मुझे तो। ठीक है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपकी क्या ओपिनियन है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला आर्टिकल आ गया लोक सेवाओं के लिए संरक्षण उपाय। तो अनुच्छेद 311 जो है ये प्रसाद पर्यंत सिद्धांत पर 2 प्रतिबंध लगाता है। कौन कौन से 2 प्रतिबंध हैं प्रसाद पर्यंत पर? ठीक है, यानी हटाने से रोकने के लिए 2 पर्यंत जो है प्रतिबंध या संरक्षण प्रदान करता है। कैसे करता है वो भी बता दे रहा हूँ। ये किसी लोक सेवक को उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा बर्खास्त अथवा हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ बड़ा ही सोचने वाली बात है कि जो कोई भी लोक सेवक है उसे कोई उसका सबॉर्डिनेट कर्मचारी जो है वो उसे अधिकारी जो है उसे बर्खास्त नहीं करेगा या हटा नहीं सकेगा। बाकी में सही भी बात है ये कि मान लीजिए कि एक डीएम को एसडीएम बर्खास्त करे, ये कहाँ की बात हुई? ये अपने आप में व्यवहार में भी एक अजीब लगेगा। ठीक है, तो किसी भी लोक सेवक को उसके अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता, पहली बात ये है। ठीक है, गरिमा का विषय होता है। दूसरी बात ये होता है यहाँ पर किसी लोक सेवक को केवल ऐसी जांच के उपरांत ही बर्खास्त अथवा हटाया अथवा जो पदावनत यानी पद से नीचे घटाना, जो पदोन्नति न करके पद से नीचे यानी कि उसका जो है कहते हैं उसे जो है नीचे की तरफ धकेलना, यानी कि निम्न श्रेणी का पद प्रदान कर देना। ठीक है, एक तो होती है पदोन्नति। पदोन्नति का मतलब होता है आगे के पद के लिए बढ़ाना, पद जो है अवनत का मतलब होता है नीचे के पद। ठीक है, पद में कटौती करना। ठीक है, किया जा सकता है जिसमें उस पर लगाए गए आरोपों की सूचना उसे दी जाए और इन पर आरोपों पर उसे पर्याप्त अवसर दिया जाए। यानी कि उसके पद से तभी बर्खास्त किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, अथवा पद से उसकी जो कहते नहीं है पदावनत तभी हो सकती है जब कि उसे लगाए गए आरोपों की सूचना दी जाए और इन आरोपों की सुनवाई हो और उसे पर्याप्त अवसर भी दिया जाए अपनी सफाई पेश करने के लिए, तब उसे ये प्रक्रिया के तहत ये काम दोहराया जा सकता है। ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ड आए हैं, एक आया है बर्खास्त करना और एक आया है हटाना। ठीक है, देखिए बर्खास्त का मतलब क्या होता है? सस्पेंड होता है।
बर्खास्त के दौरान क्या होता है कि बर्खास्त आप कर दिए गए तो आप जो काफ़ी सारी जो राज्यों में प्रावधान ये है कि आपको 50% सैलरी मिलती रहती है बर्खास्त के दौरान, यानी आप सेवा में से निकाले नहीं जाते हैं, बस दंड के तौर पर कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए बर्खास्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी सेवा में आप निकाले नहीं जाते हैं। ऐसे समय बर्खास्त किए जाने के समय आप कहीं दूसरी सेवा को ज्वाइन करने के लिए आप योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि आप उस सेवा से सेवानिवृत्त नहीं है, इसलिए आप किसी दूसरी सेवा को ज्वाइन भी नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो है एक पद पर रहते हुए उसे बर्खास्त कर दिया गया 6 महीने के लिए, अब वो 6 महीने के दौरान ये चाहे कि भाई हम किसी और भर्ती में जाकर कोई और भर्ती ज्वाइन कर लें, कोई और भर्ती एग्जाम क्रैक करके उस सेवा को ज्वाइन कर लें, ऐसा वो नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ से वो बर्खास्त है, सस्पेंड है, ना कि सेवानिवृत्त है, ना कि वहाँ से रिटायर्ड किया गया, इसका रेजिग्नेशन नहीं है वहाँ से उसे पद से बिल्कुल हटाया नहीं गया, बर्खास्त किया गया है। थोड़े समय के लिए दंडित करने के लिए उसे अपने पद से बर्खास्त करके घर पे बैठा दिया गया है कि भाई आपको आधी सैलरी कर दी जाती है, आपको दंड के रूप में ये करना होगा, वो करना होगा। भाई हटाने का मतलब क्या होता है, बिल्कुल पद से हटा दिया गया, रिटायर कर दिया गया उसे। तो रिटायर होने के बाद बस व्यक्ति स्वतंत्र है, ये संविधान कहता है कि रिटायर होने के बाद तो व्यक्ति अपना जॉब कहीं भी कुछ भी कर सकता है, ये बात संविधान ने कुछ कही है। ठीक है, तो रिटायर्ड में यानी कि हटाने में और बर्खास्त में ये अंतर होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा। अब देखिए जांच संबंधी उपाय बताया गया है। ठीक है, कि जांच संबंधी कैसे कैसे उपाय हैं, यानी हालांकि दूसरा उपाय जांच संबंधी उपाय है, 3 परिस्थितियों पर लागू नहीं होगा जांच संबंधी उपाय। देखिए सब कहने का मतलब एक है कि एक झोल टाइप बना दिया गया है। हकीकत बात यह है कि सब मिक्सअप कर दिया गया है। 310 क्या है, 311 क्या है। एक तरफ तो कह दिया गया है कि भाई जो है केंद्रीय वाले राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे और राज्य वाले राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेंगे, लेकिन बाद में झोल ये भी बना दिया गया कि हम 311 के तहत इन्हें ये सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हकीकत बात यही निकल के आती है कि जब चाहे सरकार तब इन्हें रिटायर कर सकती है, ये आप समझ लीजिए। और आप अखबारों में देखते भी होंगे कि तमाम बार क्या होता है, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, फलाने किसी केंद्रीय मंत्री की सिफारिश पर इन्हें रिटायर भी किया जाता है, जब ये अपनी सेवाओं का या फिर अपने दायित्वों का निर्वहन सही से नहीं करते हैं, या फिर ऐसा लगता है सरकार को कि भाई हमारे फेवर के व्यक्ति नहीं है, हमें हमारे कामों में टांग अड़ा रहे हैं, तो ऐसे में हटा दिए जाते हैं ये। ठीक है, ये बात आप अखबारों में आए दिन पढ़ते भी रहते होंगे। ठीक है, वर्तमान में एक जगह के डीएम का क्लैश भी हुआ है मुख्यमंत्री जी के साथ, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कहाँ के डीएम है और कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो भरी सभा में मुख्यमंत्री जी ने फटकार भी लगाई है उन्हें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। उसके बाद उन्हें जो है वहाँ से उनके पद से अभी शायद बर्खास्त कर दिया गया है। आई थिंक ये भी सिफारिश की गई है वो हटाए जाएंगे। ये अभी हाल की सूचना है, या मतलब इसे 1 या 2 दिन हुआ है अभी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो यहाँ पे बताया गया है उपरोक्त उपाय केवल केंद्र सेवा सदस्यों, अखिल भारतीय सेवा, राज्य की सिविल सेवा अथवा केंद्र राज्य के अधीन सिविल पद पर आसीन व्यक्तियों पर ही उपलब्ध होंगे। ठीक है, ये सैन्य सेवाओं के व सैन्य पद पर आसीन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए सैन्य सेवाएं जो होती हैं उनका कानून, उनके नियम, ठीक है, उनकी जो नियम संहिता है वो अलग है। उन्हें तमाम आपने पढ़ा होगा, आपने आर्टिकल 34, 35 पढ़ा होगा कि उन्हें जो है मूल अधिकार जो है वो नहीं मिलते हैं। आर्टिकल 34 के तहत आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उन्हें जो है मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स उन्हें प्रोवाइड नहीं करवाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो अपने बारे में खुलकर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये अपने अभी से नहीं, ये ब्रिटिश काल से ही चला आ रहा है। उन्हें मूल अधिकार वगैरह, उन्हें उनकी जो डिमांड है उनके लिए उन्हें नहीं बोलने दिया जाता है। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। यानी सैन्य सेवाएं इसमें शामिल नहीं है। सैन्य सेवाओं पर आसीन व्यक्ति और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है तो वो इस तरह की उसे जो है अवसर नहीं दिए जाएंगे कि भाई आप मान लीजिए, अब जैसे एग्जाम्पल देता हूँ सैन्य सेवाओं के लिए, आप कहेंगे सैन्य सेवाओं क्यों नहीं है। अब मान लीजिए कोई सीनियर ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर मान लो सेना में कोई आर्मी का कोई ऑफिसर है और वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है और उसका अधीनस्थ कर्मचारी उसने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार से मतलब उसने देख लिया कि हाँ भाई उसके पास जो पक्का सबूत है, तो ऐसे में उसे गोली मार देगा। उसे बिल्कुल वो नहीं है कि भाई वो उसका जूनियर है, सबॉर्डिनेट है, ऐसा नहीं कर सकता। ये रूल है, आर्मी का रूल है, उसे में गोली मार देगा। वो बिल्कुल ये नहीं सोचेगा कि हमारा ये बॉस है, हमारा कर्नल है, ये बिल्कुल नहीं सोचेगा। आर्मी का ये अलग ही नियम है, कानून है। यानी कि आप अगर अपने नियर बाई आपके कोई हों परिवार में, वो बताएंगे आपको। ठीक है, यानी कि अगर कहीं भी अगर युद्ध हो, युद्ध की स्थिति में आपका सीनियर अधिकारी भाग रहा हो तो आप उसे मार सकते हैं, गोली मार सकते हैं, उसे तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है इसके दायरे में नहीं रखा गया है। ठीक है, आप समझ लीजिए, वियोग सिविल सेवाओं के दायरे में इनमें नहीं रखा गया है कि उसके लिए ये प्रावधान नहीं दिए गए हैं। कार्यकालीन सुरक्षा वाला प्रावधान उसे प्रोवाइड नहीं करवाया गया है सैन्य सेवाओं वाले को। तो लिख लेना आप नोट के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि कैसे कौन कौन सी स्थितियों में कैसे कैसे इन्हें जो है लागू नहीं होगा। यानी हालांकि दूसरा उपाय ये भी है कि निम्न 3 परिस्थितियों में लागू नहीं होगा। जब लोक सेवक को उसके आचरण के आधार पर उसके पद से बर्खास्त से हटाया जाए तब ये जांच वाला जो है इनकी कार्यकालीन सुरक्षा वाला ये प्रावधान लागू नहीं होगा, ये बताया गया है। जब किसी लोक सेवक को बर्खास्त करने, हटा सकने अथवा उसे पदावनत की शक्ति प्राप्त पदाधिकारी इस बात के प्रति संतुष्ट हों कि ऐसे जांच व्यवहार
व्यवहारिक नहीं है, अथवा जब राष्ट्रपति व राज्यपाल इस बात पर संतुष्ट हों कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसा जांच उचित नहीं है, ठीक है, तो कोई जांच नहीं होगी, उसे दलील नहीं देनी जाएगी और व्यक्ति को हटा दिया जाएगा। वही बात निकल के आई कि सब कुछ हाथ में है केंद्र और राज्य के, ठीक है। कहने का मतलब इन लाइनों में वही अर्थ लिखा हुआ है कि दूसरी स्थिति ये कह रही है कि भाई ये जरूरत पड़े तो 311 को हम साइड में रख देंगे और हम हटा देंगे। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि दूसरी स्थिति में यह है कि राज्य की सुरक्षा के हित में, ठीक है, ऐसी जांच उचित ना हो, जांच में जो अपनी दलील दे रहा हो वो उचित ना हो, डायरेक्ट हमें हटाना ही पड़े तो हम हटा देंगे उसे, ठीक है। ये बात साफ साफ कही गई है यहाँ पर। तो एक लाइन में आप देखिए, लिखने से कोई फायदा नहीं है, एक लाइन में आप वही समझ जाइए कि सब शक्तियाँ जो है केंद्र और राज्यों के हाथों में हैं, जो जो जब चाहें वो कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है बाद में कहा भी है, उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी भी की है कि उचित मौका भी वगैरह दिया जाए, लेकिन ये व्यवहार में सब ये कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ पढ़ने से या लिखने से कोई फायदा नहीं है। केवल आप जो मेन मोटो होता है वो आपने देख लिया, ठीक है। मैं जो स्पष्ट चीज़ें हैं उन्हें स्पष्ट रूप में कहने में ही ज़्यादा भलाई है। अगर मैं कहूँ डीपली कि नहीं ये पावर दी है वो पावर दी है, व्यवहार में क्या है वो आप हकीकत सब लोग देखते हैं। आप लोग सब लोग अखबार पढ़ा कीजिए, हर चीज़ आपके आंखों के सामने आ जाती है, आप देखते हैं तो आपको भी लगता होगा कि व्यवहार में क्या चल रहा है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किताबों में तो बहुत कुछ दे रखा है कि ये दे रखा है, वो दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन व्यवहार में क्या है, व्यवहार में आप सब जानते हैं, ठीक है, छुपा नहीं है ये। अब बात करते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 312 संसद की राज्यसभा को ये शक्ति देता है, शक्ति प्रदान करता है कि वो भारत के लिए जरूरत पड़ने पर किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सके, ठीक है। यहाँ पर ये 312 के तहत इसे एम्पावर्ड किया गया राज्यसभा को, और ये पूछा भी जाता है, अक्सर ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप नोट कर लेना कि यदि राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्र हित में आवश्यक है अथवा उचित है, तो संसद एक नवीन अखिल भारतीय सेवा, ठीक है, तो इसका सृजन कर सकती है। यानी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा अभी नहीं बनी है, लेकिन अगर चाहे तो इसका भी सृजन किया जा सकता है, ठीक है। और ऐसे संकल्प के लिए राज्यसभा में मतदान करने वाले उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है, ठीक है। यानी विशेष बहुमत से 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जो संसद अखिल भारतीय सेवा की जो बनाएगी वो उसकी नियमन शर्तें वगैरह जो होंगी वो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 अधिनियमित करेगा, ये यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। ये संसद अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती का नियमन कर सकती है। इस उद्देश्य के लिए संसद ने अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 अधिनियमित किया है। यानी कि यहाँ पर कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा बनाई जाएगी उसके नियम वगैरह जो होंगे वो इसी से संचालित होंगे, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के द्वारा, ठीक है। तीसरी बात ये निकल के आती है कि ये सेवाएं जो हैं संविधान प्रारंभ होने के समय 26 जनवरी 1950 से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और इस सेवा के उपबंध के अंतर्गत संसद द्वारा स्थापित सेवाएं मानी जाएंगी, ठीक है। यानी कि जो सेवाएं पहले बन चुकी हैं तो वो इस उपबंध के तहत भारतीय सेवाएं मानी जाएंगी, दर्जा दे दिया गया है। मैंने इंपॉर्टेंट 312 का ये वाला आर्टिकल आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही लिख लेना, और सब बातें आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इन सब का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के अंतर्गत यहाँ पे कहा गया है कि अखिल भारतीय जो न्यायिक सेवा है इसके अंतर्गत कोई भी पद जिला न्यायाधीश से कमतर नहीं होना चाहिए, और इस सेवा का सृजन करने वाली विधि को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। देखिए ये बात यहाँ पे स्पष्ट रूप में कही गई है, क्योंकि न्याय व्यवस्था हमारी एक बड़ी जो है कहते नहीं है बड़ी एक संजीदा व्यवस्था है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इसे कहा जाए अगर इसमें अगर ज़्यादा हस्तक्षेप किया जाएगा तो यकीन मानिए लोगों का न्याय पर से भी विश्वास उठ जाएगा। तो जरूरी ये है कि आपका संविधान का आर्टिकल 367 ये कहता है कि संविधान संशोधन की पावर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के अंतर्गत अगर कोई भी पद है जिला न्यायाधीश से कमतर इसमें नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। इस सेवा का सृजन करने वाली कोई विधि है इसको 368 के तहत आप संशोधन भी नहीं माना जाएगा, ये बात कही गई है इसमें, ठीक है। तो ये आप लिख लेना, ठीक है। जिला न्यायाधीश में शामिल कौन कौन से लोग होते हैं? शहरी सिविल न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, अपर जिला न्यायाधीश होते हैं, संयुक्त जिला न्यायाधीश होते हैं और वहीं सहायक जिला न्यायाधीश, ठीक है। ऐसे करके इसमें तमाम जो न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं लघु मामलों के न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। मुख्य प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट होते हैं, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट होते हैं, सत्र न्यायाधीश होते हैं, अपर सत्र न्यायाधीश होते हैं, सहायक सत्र न्यायाधीश होते हैं। तो ये लोग होते हैं जिला न्यायाधीश के में, ठीक है, ये लोग आते हैं, ठीक है। तो आपने ये देख लिया होगा, ठीक है। लेकिन देखिए अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में 42वें संविधान संशोधन 1976 के बारे में उपबंध किया गया, लेकिन अब तक कोई ऐसी कानून तैयार नहीं किया गया अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के संबंध में, ठीक है। ये बात यहाँ पे कही भी गई है कि 42वें संविधान संशोधन में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की सृजन की बात कही गई थी कि एक अलग से अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाई जाए, लेकिन अब तक ऐसा कोई उपबंध तैयार नहीं किया गया है, ठीक है। ये आप लिख लेना।
तो ये आज आपका वीडियो है। आई होप आपने ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इसके आर्टिकल वही चुनिंदा है, 309, 310, 311 और 312, ठीक है। और बाद बाकी जो आर्टिकल है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यही 3 आर्टिकल पूछे जाते हैं और अक्सर वही पूछा जाता है, अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी होती हैं, केंद्रीय सेवाएं कौन सी हैं, राज्य सेवाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये प्रश्न हमेशा पूछ लिया जाता है और 312 वाला प्रश्न पूछ लिया जाता है। बाद बाकी इतना कुछ नहीं आता है। देखिए आपको एक बात बता दूं, क्योंकि मैंने तो आपको पूरी बुक ही कवर करवाई है। अब यहाँ के बाद वाले जो अध्याय हैं टोटल, वो सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में उनका कोई ज़्यादा योगदान नहीं है। यानी 67 से लेकर 80 अध्याय हैं। यानी आपके टोटल पॉलिटी में अध्याय जो होते 80 चैप्टर्स से 80 में से हमने आज यहाँ पर 66 कवर कर लिए हैं। अब मात्र आपके जो हैं जो 14 अध्याय बचे हैं वो बचे हैं, ठीक है। तो 14 अध्याय जो हैं वो सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं वो भी पढ़ाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि छोड़ के चला जाऊंगा। एक तरफ से पढ़ाया तो इस तरफ से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वो अध्याय जो है मैं कोशिश करूंगा कि अब एक एक लेक्चर में 2-2 अध्याय कवर हो जाए, ठीक है। वहाँ पर कुछ नहीं है, बस समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझना है, क्योंकि वो सब चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले ही, और वो चीज़ें बाद में समाहित करके लिख दी गई हैं कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि भाई आप लोग में से ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे सिस्टमेटिक पैटर्न पर मैं यहाँ तक मेरी नॉलेज है कि ऐसे किसी भी चैनल पर आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, हकीकत है। किसी भी चैनल वाले ने प्रॉपर वे में कोई किताब कंप्लीट नहीं करवाई है, और मैं ये दावे के साथ भी कह सकता हूँ कि आपके चैनल पर लगभग सारे सब्जेक्ट का कंटेंट कवर्ड है। देखिए कुछ अभ्यर्थियों ने मुझे कमेंट किए थे कि सर हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट वालों के लिए क्या करें। तो ये हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैंने आपको पूरा कंटेंट कवर करवा दिया है, ठीक है। केवल उसका 20% कंटेंट जो रह गया है वो रह गया क्लास 10th की वर्ल्ड ज्योग्राफी। बाद बाकी कंटेंट उनका पूरा कवर है। देखिए वहाँ पर क्या क्या पढ़ना है आपको जो है हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए वो मैं बता दे रहा हूँ। प्राचीन भारत का इतिहास रामशरण शर्मा, मध्यकालीन भारत जो है सतीश चंद्रा जी की किताब से है, और जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो विपिन चंद्रा जी की किताब से है। और वहीं आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो क्लास 9th और 10th को कवर करना है। यही चीज़ें जो है हिस्ट्री के लिए सफिशियंट हैं। आप एक बार नोट्स बना लीजिए, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं, वीडियो प्रोवाइड करवाए, उनसे नोट्स बना लीजिए, और जो प्रीवियस ईयर के पेपर आए हुए हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के, फिर आप वो लगा के देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कंटेंट आप कवर कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि पिछली बार एक काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बोला 2019 का पेपर देखने के बाद कि सर आपके जो बनाए हुए नोट्स थे उसका 80% कंटेंट हमारा कवर हो रहा है मेंस में। तो आप एक बार आप भी ट्राई कीजिए, ठीक है। आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, और आपका पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा। तो हिस्ट्री के लिए आपको कहीं से भटकना नहीं है। हिस्ट्री के लिए किसी भी चैनल पर प्रॉपर वे में कंटेंट आपको नहीं मिलेगा सिवाय स्टडी विद मयंक के, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल की वीडियो लाइक शेयर करते रहिए। तो चलिए आज के लिए बस नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।